नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सप्ताह एक नए विषय को लेकर एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हैं। और इस पूरे सप्ताह हम जिस मुद्दे को लेकर बातचीत कर रहे हैं वो है नक्सलवाद को लेकर। तो छत्तीसगढ़ श्री राम लला का ननिहाल दंडकारण्य, श्री राम लला का वनवास स्थल, और जहां बात श्री राम की होती है स्वमेव वह जगह स्वच्छ, निर्मल, शांत और मन को प्रफुल्लित करने वाला हो जाता है। दंडकारण्य, जिसे आज के दौर में बस्तर के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ज्यादा मनोरम, प्रचुर धन संपदा से परिपूर्ण और प्रदेश की सबसे समृद्ध धारा में से एक है। लेकिन विडंबना है कि राज्य गठन से अब तक बस्तर की धारा लहू से लाल होती आ रही है। इन 24 वर्षों में देश के दर्जनों लालों को वीर गति मिली है। उग्रवाद की गोलियों ने कई माओं की गोद सूनी कर दी है, कई सुहागिनों की मांग उजाड़ दी, तो कई बहनों से उनके भाई और दर्जनों बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। इतने के बावजूद सिलसिला अब भी नहीं थम पाया है। बस्तर में भले ही नक्सल विचारधारा से प्रेरित होकर चंद लोगों ने सन 1985 में पांव धरा था, तब उनकी विचारधारा में मौलिकता थी। तब लड़ाई केवल विचारों की थी, खिलाफत सरकार की थी, सरकार की गतिविधियों से नाराजगी थी। वक्त का पहिया घूमता गया, समय के साथ नक्सल विचारधारा उग्रवाद में तब्दील होता चला गया, और इसी बीच छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूटकर अलग राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। इन 15 सालों के दौरान मुट्ठी भर नक्सलियों ने अपने कुनबे का विस्तार कर दिया और संख्या हजारों में हो गई। वैचारिक मतभेद का स्वरूप ही बदल गया और नक्सली अब लाल लड़ाके बन चुके थे। इन लाल लड़ाकों की एक बड़ी फौज बस्तर की वादियों में सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रशिक्षित होकर तैयार कर ली गई थी, जिन्होंने बीते 24 सालों में बस्तर की धरती को देश के वीरों के खून से लाल किया है। एशियन न्यूज के इस खास पेशकश बिग स्टोरी के तीसरे चैप्टर में हम आपको उन्हीं वारदातों की यादें ताजा कराएंगे जिसने न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश भर को सिसकने पर मजबूर कर दिया था। यह एक सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है और इसके निर्माण को महज 24 बरस ही हुए हैं। लेकिन दूसरी बड़ी सच्चाई ये है कि इस छोटे से अंतराल में छत्तीसगढ़ ने देश के नक्शे पर अपनी विशेष जगह स्थापित कर ली है। धान का कटोरा कहलाने वाला यह छत्तीसगढ़ धान की उत्पादकता के मामले में अव्वल है। खनिज संपदा से लबरेज इस धरती में काला हीरा यानी कोयला की प्रचुरता इसकी खासियत है। तो बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में सरप्लस स्टेट कहलाता है। इतनी संपन्नता के बावजूद इस धरा के माथे पर कलंक का एक टीका नक्सलवाद का लगा हुआ है, जिसकी वजह से रमणीय होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में पर्यटकों की संख्या नहीं बढ़ पाती। बड़े उद्योग घराने यहाँ पर निवेश करने से आज भी हिचकते हैं। नक्सलवाद के खिलाफ इन 24 सालों में राज्य और केंद्र सरकार ने संयुक्त प्रयास किया है और ये एक सतत प्रक्रिया की तरह अब भी जारी है। राज्य गठन के बाद माओवाद ने छत्तीसगढ़ में प्रभावी तरीके से न केवल पांव पसारा बल्कि अपनी ताकत को बढ़ाया और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक लंबे समय तक बस्तर ही नहीं बल्कि सरगुजा में भी उनका सिक्का चलता था। हालांकि माओवादियों को सरगुजा में पनपने का मौका नहीं मिला, लेकिन बस्तर से अब तक उन्हें खदेड़ने में कामयाबी नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तब यहाँ के 2 संभाग बस्तर और सरगुजा के करीब आधा दर्जन जिले नक्सल प्रभावित थे। राज्य के विकास के साथ नक्सलियों ने भी पैर पसारा और 7 से 8 साल में ही नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 18 तक पहुँच गई। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर हुई। 2005 के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फोर्स की तैनाती बढ़ाने के साथ विकास की गति बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के अलावा राज्य और केंद्रीय सशस्त्र बल की करीब 100 बटालियन तैनात है। जम्मू कश्मीर के बाद देश के किसी एक राज्य में ये सबसे बड़ी तैनाती है। यहाँ नक्सल मोर्चे पर अभी सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। नगा और मीजो बटालियन भी
यहाँ नक्सल विरोधी अभियान में शामिल हो चुकी हैं। बस्तर संभाग के 7 जिलों कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के साथ राजनांदगांव, कवर्धा, कबीरधाम, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायगढ़, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर ये ऐसे जिले हैं जहां नक्सली वारदातें हुई हैं या उनकी गतिविधियां देखी गई है। इसके अलावा राजधानी रायपुर, दुर्ग, बालोद व बिलासपुर से हार्डकोर नक्सली, उनके समर्थक या नक्सलियों के शहरी नेटवर्क से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव, बस्तर, गरियाबंद, बलरामपुर, कोंडागांव, कबीरधाम और धमतरी जिले को नक्सल प्रभावित घोषित कर रखा है। बस्तर के साथ राज्य के अन्य हिस्सों को नक्सल मुक्त करने के लिए विशेष रणनीति के तहत काम किया गया। नक्सल ऑपरेशन की कमान संभाल चुके एक आला अफसर ने बताया कि नक्सलियों को पीछे धकेलने के लिए बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में हर 5 किलोमीटर पर केंद्रीय फोर्स का एक कैंप खोला जा रहा है। सड़क, पुल, पुलिया निर्माण के साथ सरकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बस्तर की धरा खून से लाल हुई तो कहीं ना कहीं इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार राजनीति भी है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की कुंजी बस्तर से मिलती है। सैकड़ों की तादाद में देश की सुरक्षा में तैनात धरती के लालों ने वीरगति को प्राप्त किया तो उसके पीछे क्रूर मानसिकता भले ही माओवादियों की थी, लेकिन राजनीति को इससे अलग नहीं रखा जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने माओवाद के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 100 से ज्यादा बटालियन की तैनाती की गई है। पर समझने की बात यह है कि आखिर बस्तर में इतनी बड़ी तैनाती के पीछे की वजह क्या है, जबकि देश के दूसरे राज्यों में भी माओवाद का आतंक है। देखिए रिपोर्ट। नक्सलवाद का जन्म भले ही पश्चिम बंगाल से हुआ है, पर सही मायने में उग्रवाद की धरती छत्तीसगढ़ का बस्तर ही है, जहां इन 24 सालों में दर्जनों वारदातों को इन माओवादियों ने अंजाम दिया है। इन वारदातों में दर्जन भर वारदात ऐसे हैं जिसने पूरे देश भर को दहला कर रख दिया था। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि माओवादियों का लक्ष्य क्या होता है, आखिर वे विकास क्यों नहीं चाहते। तो इसका जवाब यह है कि जैसे जैसे विकास होता जाएगा उनकी धरती कम होती जाएगी, उनके बहकावे में आने वालों की संख्या कम हो जाएगी और अंततः उन्हें ठिकाना छोड़ना पड़ जाएगा। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने जगदलपुर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा से बातचीत की। जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। इसके पीछे एक अच्छी स्ट्रेटेजी जो रही है, मतलब जो हम लोगों ने मुख्यालय के मार्गदर्शन में लगातार कैंप्स खोले, अंदरूनी क्षेत्रों में हमारी पहुंच बढ़ी। कैंप्स खोलने से फायदा ये हुआ कि जो उस इलाके के ग्रामीण थे, जो अब तक हमसे दूरी बना करके रखते थे या हमको अपना दुश्मन समझते थे, वो उन्होंने हमको देखा पास से और उनको समझ में आया कि ये लोग हमारे मदद के लिए, हमारी सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनका विश्वास हमारे प्रति बढ़ा है। और जो पहले हम लोगों को क्या होता था कि बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करना होता था, वो दूरी भी काफी हद तक घट गई। और उस दौरान जो गांव के लोग होते थे जो कि आगे संदेश पहुंचा देते थे नक्सलियों तक, फोर्स के निकलने के बारे में, रूट के बारे में, उन सब चीज़ों में भी काफ़ी लगाम लगा है। और साथ साथ जैसा मैंने बताया कि कैंप्स खुलने के कारण हम लोगों को टैक्टिकल एडवांटेज मिला है, ऑपरेशनल बेस हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उस हिसाब से एक अच्छी प्लानिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत इस बार जो सुरक्षा बलों ने सारे जिलों में अच्छी कार्रवाई की और अच्छी सफलता हमको मिली। दूसरा, जहाँ तक आपने बस्तर की बात की, बस्तर रेंज का हेडक्वार्टर भी है और यहाँ से, क्योंकि ये शहर है, इकलौता शहर है इस पूरे रेंज में, एक बड़ा शहर है, तो यहाँ से सप्लाई और अन्य चीज़ों के बारे में हमेशा से हम लोग सतर्क रहते हैं। पहले कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं यहाँ पे, अन्य मतलब अनेक जो विस्फोटक पदार्थ
सप्लाई करने वाले, वर्दी, जूते इत्यादि सप्लाई करने वाले। तो उसके बाद से जितने लोगों के का भी इतिहास रहा है, उनको हम लोगों ने लगातार सर्वेलेंस में रखा है। अभी भी कई लोग हमारी नज़र में हैं। और उसके साथ-साथ क्योंकि स्ट्रैटेजिक लेवल पे भी हम लोग यहाँ से सारे जो नॉर्थ का एक्सेस है और साउथ का एक्सेस है, उसको अच्छे से देख पाते हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय बिठा पाते हैं। तो अभी हम लोगों ने जगदलपुर से भी अपनी टीमों को लगातार दूसरे ज़िलों में भेज करके एक बड़े ऑपरेशन में उनको भी असिस्ट करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी हमको मिली है। तो इस तरीके से सभी मिल-जुल कर जब काम करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर के आता है। वर्तमान दौर में माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में मिलने वाली सफलता के पीछे मूल वजह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विश्वास है। उनका विश्वास भी यदि बढ़ पाया है तो जाहिर है कि सरकार ने विकास कार्यों को गति दी है। सुरक्षा बलों की निगरानी में जिस तेजी से विकास हो रहा है, लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही है। इस वजह से क्षेत्र के लोगों में सरकार की मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो पाया है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि माओवादियों की रणनीति क्या होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने इन 24 सालों में आतंक का तांडव किया और बस्तर की धरा को देश के सपूतों के लहू से लाल कर दिया। बस्तर में नक्सलवाद ने अपना पैर लगभग 1985 के आसपास पसारा है। उस दौरान कुछाद नक्सली यहाँ पर आए, जिसके बाद लगातार उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी विचारधारा को ग्रामीणों तक पहुंचाया। जिसके बाद धीरे धीरे करके जब संख्या बढ़ी तो उसके बाद नक्सली थोड़े से उग्र होने लगे और वारदातों को अंजाम देने लगे। और फिर शुरुआत हुई टीसीओसी की। टीसीओसी है क्या, किस तरीके से टीसीओसी को बनाया गया और क्या कुछ टीसीओसी में नक्सली करते हैं, ये आज हम जानेंगे। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जगदलपुर बस्तर के एसपी साहब हैं सलभ सिन्हा जी। सर, टीसीओसी जो नक्सलियों का है वो होता क्या है एक्चुअली? टीसीओसी का फुल फॉर्म है टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। ये नक्सलियों का जो सीपीआई माओवादी संगठन है, इसका अगर कैलेंडर देखा जाए तो ये लोग कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हैं और कैलेंडर के हिसाब से इन लोगों ने वो गतिविधियां सेट की हुई हैं। जैसे आगे आने वाले समय में भी शहीदी सप्ताह भी मनाएंगे, फिर पीएलजीए दिवस मनाते हैं। तो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो है इनका सबसे बड़ा एक जो गर्मी वाला पीरियड है उस दौरान ये चलने वाला एक अभियान है। लगभग ये फरवरी के मध्य से आप समझ सकते हैं, फरवरी मिड या मार्च के स्टार्टिंग से ये स्टार्ट करते हैं कैंपेन और लगभग मानसून आने तक, मतलब जून के मिडिल माह तक हम लोग मानते हैं कि टीसीयूसी का जो पूरा समय है इनका ये चलता है। इसका उद्देश्य मेन नक्सलियों का ये रहा है कि इस दौरान सुरक्षा बलों के ऊपर ये लोग हाथ लगा करके हमला करते हैं। बाकी समय में भी ऐसा नहीं है कि वो लोग हमला नहीं करते हैं। जब उनको मौका मिलता है तो छिटपिट घटनाएं करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान इनका जो इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, ये अपने सभी जो फाइटर कार्डर्स हैं, जो लड़ाकू इनके कार्डर्स हैं, उनको इकट्ठा करके 2-3 बड़े-बड़े ग्रुप्स बनाते हैं और ये लोग टारगेट कोई पहले से रेकी वगैरह करके कोई टारगेट सेट करके रखे रहते हैं और इतनी बड़ी ग्रुप्स को एक बार जब मोबिलाइज करा करके ये लोग इनके साथ उस टारगेट को हिट करने के हिसाब से प्रैक्टिस भी करते हैं। और इसमें इन लोगों ने पूर्व में कुछ नुकसान भी हम लोगों को काफ़ी पहुंचाया है और हम लोगों को टीसीओसी के दौरान थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि इस तरीके की कोई भी घटना से हम लोग कर सकें। सर, टीसीओसी में जिस तरीके से नक्सलियों का कहना रहता है कि उस समय जो नए लड़ाके होते हैं नक्सलियों के, जो नए नए ज्वाइनिंग करते हैं पीएलजीए में, उन नक्सलियों को वो प्रैक्टिकली कई घटनाओं को अंजाम करके दिखाते हैं और उस घटना के बाद जो जवानों के पास से हथियार लूटना, जवानों की सामग्री को लूटना और ऑपरेशन को किस तरीके से किया जाता है, प्लान कैसे किया, ये सारी चीजों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है इस तरीके की। देखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिर्फ कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, माओवाद जो है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासकर, जैसा आपने बताया कि 1980 के दौर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो माओवाद को बल मिला है वो सीपीआई माओइस्ट जो फॉर्मेशन है 2004 में, जब पीडब्ल्यूजी और एमसीसी मर्ज होकर के सीपीआई माओइस्ट बने, तो ये लोग एक बड़ा संगठन के रूप में उभरे थे और फिर उसके बाद ये लोगों ने लगातार इस इलाके में जहां जहां इनको मौका मिलता गया ये लोग रिक्रूटमेंट करते गए। काफी लोग इनके फोल्ड में, मतलब
2005 से 10 के बीच में अगर आप देखें तो काफ़ी रिक्रूटमेंट इनको मिला, काफ़ी संख्या इनके जो कार्डर्स की है वो बढ़ी है। उसको लेकर के इन लोगों ने फिर अपने पीएलजीए बटालियन जो लड़ाकू जो इनकी संगठन है वो बनाना चालू किया। और इनका मेन उद्देश्य वही रहता है कि सुरक्षा बलों के ऊपर में हमला करें, क्योंकि इतने सारे इनके लड़ाके हैं तो इनको आर्म्स एम्यूनिशन की ज़रूरत पड़ती है और ये ओपनली मार्केट में खरीद नहीं सकते। तो इनका प्रयास ये रहता है कि पुलिस सुरक्षा बलों से इस तरीके के हथियार की लूट-पाट करें और जब भी कोई घटना ये कारित करते हैं तो उनका प्रयास यही रहता है कि हथियार वगैरह की सप्लाई हो। और जहाँ तक नए जो भर्ती हैं, नए भर्ती के लिए जनरली इन लोगों ने जो इनका जो हम लोगों को इनके अलग-अलग जो लिटरेचर मिले हैं, जो इंट्रोगेशन हम लोगों ने कार्टर्स का किया, उससे यही समझ में आता है कि जो मानसून का पीरियड होता है, जिस समय नदी-नाले अंदरूनी क्षेत्र के भर जाते हैं, वहाँ ये लोग किसी एक जगह पे जाकर इकट्ठा होकर के ट्रेनिंग अपना प्रोग्राम चलाते हैं और जो नए लड़ाके हैं, उनको वहाँ पे ये लोग तैयार करते हैं और उसके बाद फिर जब इनको लगता है कि सारे ये लोग तैयार हो गए हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये लोग आगे प्लानिंग करते हैं। क्योंकि टीसीयूसी हमेशा से इन लोगों ने जो माओवादी संगठन है, टीसीयूसी में हमेशा से कहीं न कहीं दुर्घटना करने की, कुछ घटना घटना करने की प्लानिंग इनकी रहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको एक प्रैक्टिकल के तौर पे ये लोग देखते होंगे। ये लोग उसको बिल्कुल एकदम जो तैयार इनके आर्म्ड कार्डर्स होते हैं, लड़ाके होते हैं, उनको लेकर के ही इस तरीके की घटना कारित करने का प्रयास करते हैं। राज्य गठन से लेकर अब तक में माओवादियों ने दर्जन भर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है जिसकी चीख आज भी बस्तर की वादियों में गूंज रही है। इन वारदातों का जब कभी उल्लेख होता है, न चाहते हुए भी आंखें डबडबा जाती हैं। नजर डालते हैं उन प्रमुख वारदातों पर। 15 मार्च 2007 बीजापुर के रानी बोदली में पुलिस के एक कैंप पर आधी रात को नक्सलियों ने हमला किया। भारी गोलीबारी के बाद कैंप को बाहर से आग लगा दी। इस हमले में पुलिस के 55 जवान शहीद हो गए। 9 जुलाई 2007 एर्राबोर के उरपल मेटा में सीआरपीएफ और जिला पुलिस का बल नक्सलियों की तलाश कर वापस बेस कैंप लौट रहा था। दल पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोला, जिसमें 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 12 जुलाई 2009 राजनांदगांव के मानपुर थाना में नक्सली हमले में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। 6 अप्रैल 2010 बस्तर के ताड़ मेटला में सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग पर निकले थे, जहां नक्सलियों के बारूदी सुरंग विस्फोट में 76 जवान शहीद हो गए। 29 जून 2010 नारायणपुर जिले के धोड़ाई में सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 27 जवानों को शहादत मिली। 25 मई 2013 बस्तर की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, आदिवासी नेता महेंद्र कर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 32 लोगों को नक्सलियों ने गोलियों से छलनी कर दिया और उनकी लाशों पर तांडव किया था। इन तमाम वारदातों पर नजर डालें तो सभी घटनाएं फरवरी से जून के बीच की है। दरअसल यही माओवादियों की टीसीओसी का वक्त होता है और इस दौरान ही सबसे ज्यादा हमले होते हैं। बस्तर पुलिस अधीक्षक सिन्हा ने इस बात का उल्लेख किया है और नक्सलियों की रणनीति को समझने के साथ ही उनके हमले को नाकाम करने की रणनीति पर भी हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये को बताया है। तो वहीं उन्होंने वर्तमान हालात के संबंध में बातचीत की। सर, जो नक्सली सरेंडर करते हैं, कई बड़े कैडर्स ने भी सरेंडर किया है। उनके सामने, उनके साथ कई बार उन्होंने भी रणनीति नक्सलियों के लिए तैयार की। तो उनसे जब इंट्रोगेशन होता है तो कभी इस बात का खुलासा होता है कि टीसीओसी को ज्यादा महत्व नक्सली देते हैं? बिल्कुल, जब भी इनफैक्ट टीसीयूसी के बारे में जो अगर आप घटनाओं को देखें तो टीसीयूसी के दौरान बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं। 2010 में जो 76 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए थे, वो भी अप्रैल 6 की घटना थी टीसीयूसी के दौरान की। बुरकापाल की घटना हुई थी 2017 में, भेजी की घटना हुई थी, मिनपा की घटना 2020 में हुई, टेकलगुड़ा। सब ये मार्च अप्रैल के दौरान जो टीसीयूसी का है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि बाकी समय में क्योंकि ये लोग अपने छोटे-छोटे ग्रुप्स में घूमते रहते हैं, बट इस दौरान सारे ग्रुप्स को इकट्ठा कर लेते हैं और एक कोई एक्सिस पे ये लोग हमेशा अपना घात लगा करके बैठे रहते हैं। तो इससे समझ में आता है कि इसको ये लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेफ़रेंस, ज़्यादा मतलब महत्व देते हैं, क्योंकि इनको जो मैंने जैसा बताया, हथियार सप्लाई, एम्यूनिशन सप्लाई और उसके साथ-साथ सुरक्षा बलों को एक मानसिक क्षति पहुँचाने का ये सबसे बड़ा एक
जरिया होता है, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली तो लेते हैं। सर, टीसीओसी का समय तो लगातार ये सारी चीजें तो हम देखते आए हैं, लेकिन जब टीसीओसी खत्म होता है तो क्या बाकी पूरा समय ये लोग जो मानसून का होता है या फिर ठंड का जो समय होता है, ये इस दौरान जो टीसीओसी का जो दौर समय होता है फरवरी मिड से लेके जून तक का, उसकी तैयारी में करते हैं या फिर अपने आपसी रूटीन का काम करते हैं? अ, इसके लिए देखिए आपको संगठन को पहले समझना पड़ेगा कि संगठन काम किस तरीके से करता है माओवादियों का। एक इनके दो भाग होते हैं संगठन के। एक जो ऑर्गेनाइजेशनल वाला भाग होता है, जो गांव-गांव में मीटिंग लेना, चंदा इकट्ठा करना, वसूली करना, तेंदूपत्ता ठेकेदारों से वसूली करना, और ये जो आपके जनताना सरकार वगैरह है इन सबको, तो ये एक संगठन, ये इनका मतलब एक तरीके से ये अपने आप को एक जनता के हितों का ध्यान में रखने वाला संगठन बताते हैं, और उसी हिसाब से ये लोग मीटिंग वीटिंग लेकर के अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे इनको थोड़ा सा एडवांटेज है टेरेन का, वहाँ पे ये लोग अपनी गतिविधि करते हैं। और दूसरा एक इनका विंग है जो मिलिट्री विंग है, जो टोटली लड़ाई और मतलब सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना, हथियार बनाना, इस तरीके के काम करता है। तो जैसे ही ये टीसीयूसी पीरियड खत्म होता है, पहले इन लोग टीसीयूसी की समीक्षा करते हैं कि टीसीयूसी का जो पूरा पीरियड था वो कैसा रहा। उसके हिसाब से ये लोग कहाँ कहाँ इनको मतलब फायदा हुआ, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, ये सारा कुछ एक समीक्षा करते हैं। उसका पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट निकलता है, जो हम लोगों को कई बार मुठभेड़ वगैरह में मिला है, टीसीयूसी की समीक्षा रिपोर्ट मिली है। इसके बाद फिर जैसा मैंने बताया, संगठन वाले जो है वो संगठन के हिसाब से काम करना अपना चालू करते हैं, मीटिंग लेना, क्योंकि ये मानसून सीजन होता है, खेती वेती का टाइम होता है, तो अंदर अंदर गांव वालों से जा करके बैठक वैठक लेना, और अन्य विषय जैसे सही शहीदी सप्ताह है उसकी तैयारी, और अन्य किसी दिवस की तैयारी पे लग जाते हैं। और जो इनका मिलिट्री काडर है, पीएलजी काडर है, ये लोग अपने अपने ठिकानों में जा करके अभ्यास करते रहते हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का अपना एक रूटीन सेट रहता है, और उसके हिसाब से लोग अपने आप को तैयार करते हैं। साल 2024 पुलिस और सुरक्षा बल के लिहाज से काफी अच्छा रहा, क्योंकि इस बार नक्सलियों की कोई रणनीति काम नहीं आई। उल्टे बड़े पैमाने पर माओवादियों को झटका लगा है। इन विषयों पर अपनी बात रखते हुए बस्तर एसपी शलभ सिन्हा का मानना है कि बस्तर पूरी तरह से माओवाद से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन उनकी रणनीति को समझने के बाद माओवाद को कमजोर करने में सुरक्षा बल को सफलताएं जरूर मिलने लगी है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि अभी भी मुस्तैदी की आवश्यकता है। संयम के साथ चुनौतियों का सामना करते रहना है। क्या लगता है जिस तरीके से 2024 में टीसीओसी गुजरा है, नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ, 131 नक्सली मारे गए, जिसमें लगभग ये कहा जाए कि 4 से 5 करोड़ के इनामी नक्सली मारे गए। तो अगले बार टीसीओसी में इस तरीके से कोई बड़ी वारदात नक्सली कर पाएंगे क्या? उस तरीके से मनोबल इनका तैयार रहेगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इस बार जो टीसीओसी में हम लोगों ने, सुरक्षा बलों ने जो कार्य किया है, जो नुकसान पहुंचाया है माओवादी संगठन को, वो अभी तक का अगर देखा जाए संख्या के हिसाब से, तो सबसे सफल तब माना जाएगा। और इससे डेफिनेटली मनोबल जो टूटा होगा जो नक्सली फॉर्मेशन से, क्योंकि क्या होता है, जब आप हमेशा अपर हैंड आपके पास रहता है, आप हमेशा एडवांटेज पे रहते हो, तो आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, और जैसे ही आपको पहला झटका लगता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस वो अचानक से डाउन हो जाता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस लेवल का जो रिटेलिएशन है वो सुरक्षा बलों से देखा नहीं था, खासकर टीसीयूसी जो उनका सबसे मजबूत पीरियड रहता है। तो डेफिनेटली मनोबल उनका डाउन हुआ होगा। और हम लोगों को ये भी पता है, पहले भी एग्जाम्पल्स हमने देखे कि जहां इनको थोड़ा बहुत नुकसान होना चालू होता है, तो कई सारे इनके जो कार्डर्स हैं वो संगठन छोड़ करके भागते भी हैं, संगठन में नहीं रहना चाहते हैं, फिर वो परेशानी भी उनको होने लगती है। तो डेफिनेटली मनोबल डाउन हुआ होगा, लेकिन हम लोग फिर भी सुरक्षा बल, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है, चाहे वो जिला बल हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, हम लोग अभी भी अपने आप को सफल नहीं मान रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सफल हो गए हैं, क्योंकि अभी भी नक्सलियों की रहती है। जब तक पूरी तरीके से नक्सलियों का सफाई नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमको थोड़ा भी अति आत्मविश्वास या अति उत्साह दिखाना है। जितने आत्मविश्वास या जितने प्रिकॉशन के साथ हमने पिछले सालों को निकाला है, उतने ही प्रिकॉशन के साथ अगले सालों को भी निकालेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो अपना और अपने कार्डर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए वो लोग बड़ा प्लान कर सकते हैं। इसीलिए आसूचना तंत्र पे विशेष ध्यान रख करके, और अपने जितने भी हमारे फाइटर फोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली स्ट्रेटेजी के तहत ऑपरेशन करा करके हम लोग कोशिश करेंगे कोई भी अप्रिय घटना ना हो।
नक्सलवाद के दंश से छत्तीसगढ़ का स्वर्ग यानी कि बस्तर कब पूरी तरह निजात पाएगा, कब लहू से लाल होती ये धरती उन्मुक्त होकर सांस ले पाएगी, इन सवालों का जवाब अब भी गर्भ में छिपा है। लेकिन अच्छी बात कही जा सकती है ये कि खौफ का वह मंजर जिससे पूरा बस्तर और छत्तीसगढ़ थर्राया करता था, निश्चित ही इसमें कमी आई है। लेकिन क्या इसकी निरंतरता बरकरार रहेगी? क्या सुरक्षा बलों को होने वाला नुकसान का सिलसिला थम पाएगा? आतंक का पर्याय बन चुके नक्सलवाद का खात्मा हो पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज की बिग स्टोरी का अगला चैप्टर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।